नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रुड़की में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के ऑनलाइन वर्चुअल प्रसारण में भाग लिया। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला जन संवाद का प्रभावी माध्यम है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जन भागीदारी, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर प्रेरक संदेश भी दिए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के कुआंवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक रूप से सुना गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, दर्जा राज्य मंत्री कर्नल अजय कोठियाल सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और उनके विचारों पर चर्चा भी की। कार्यक्रम के बाद उपस्थित नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी, स्वच्छता और पर्यावरण संदेश और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेरणादायक संदेश दिया है। उन्होंने इन संदेशों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और समाज हित के अभियानों में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना रहा। 135वां एपिसोड मन की बात का माननीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर आयोजित किया गया। यूथ फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकतर पूर्व सैनिकों ने प्रतिभाग किया और जिस तरह से हमेशा की तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात कह करके देश के मन को छूने का प्रयास किया है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। जिस तरह से देश में चल रही छोटी से छोटी गतिविधि जो देश के लिए कारगर साबित हो सकती है, जो देश के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, उस पर प्रधानमंत्री की नज़र होती है, उसको एप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद उस कार्यक्रम को, उस मिशन को, उस अभियान को जिस तरह से पंख लगते हैं वो हमने पीछे भी देखा है कि किस तरह से चाहे वो सफाई का अभियान हो, स्वच्छता का अभियान हो, चाहे वो शौचालय का अभियान हो, हर अभियान को जो है उन्होंने एक नया आयाम, नई गति हमेशा दी है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के इकबालपुर में सैकड़ों परिवारों के बिजली कनेक्शन कटे जाने से ग्रामीणों को पिछले 3 दिनों में भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने भारतीय किसान संगठन को अपनी समस्या से अवगत कराया। इसके बाद किसान संगठन और इकबालपुर के ग्रामीणों ने मिलकर रुड़की स्थित एससी कार्यालय पहुंचकर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। लगातार प्रयासों और बातचीत के बाद रात करीब 10 बजे समस्या का समाधान हो सका और बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। लंबे समय से परेशान ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं समस्या के समाधान के बाद स्थानीय लोगों ने भारतीय किसान संगठन का आभार व्यक्त किया और उनके प्रयासों की सराहना भी की। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था और बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। और वो परेशान थे पानी से भी और बिजली से भी, और उनके घर में बीमार लोग थे। वो इतने ज़्यादा दुखी थे कि वहाँ जब अध्यक्ष जी और हम गए तो आंखों में आंसू आ गए। तो सुबह से ही अध्यक्ष जी और हम डीएम साहब के पास हरिद्वार, एसडीएम साहब के पास भगवानपुर और 12 बजे से एससी साहब के पास बैठे थे, कोई समाधान नहीं हो रहा था। और अध्यक्ष जी ने कसम खा ली कि घर जब ही जाएंगे जब तक बिजली नहीं आने की, और उसमें पूरा संघर्ष हुआ
और उन्होंने अब वादा करा कि सुबह हम एक नई लाइन खड़ी करेंगे, इन्हें सबको कनेक्शन देंगे और रात के लिए उन्होंने अपनी तरफ से जनरेटर की व्यवस्था करके बिजली देने की बात की। जो अभी वहाँ पे जनरेटर चालू हो जाएगा, इनकी रात को बिजली चालू होगी, जिससे अपना पानी वगैरह बिजली वगैरह ये अपनी पूर्ति कर सकें। यहाँ 3 दिन से जो बिजली कटी हुई थी, इकबाल को शुक्र मिल गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज रात के लिए जनरेटर की व्यवस्था करवाई थी प्रशासन ने, और सुबह इनका लाइन अलग कर दी जाएगी। ये संगठन की ताकत है। ये जब लोग किसान, ये हमारे कर्मचारी वहाँ आए, माताएं बहनें हमारी वहाँ आई, इनके आंसू नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में देखे गए, तो पूरा संगठन देख रहे हो गया। आज ऐसी का घेराव कर दिया, और घेराव करने के बाद ये आप देख रहे हो हल भी निकल गया। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। हम 3 दिन से बिना पानी बिना बिजली के रह रहे थे, उन्होंने हमारे लिए सोल्यूशन निकाला। हमें बहुत हम उनके बहुत आभारी हैं। दिल से धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। सुबह से हमारे साथ थे वो, और सुबह से 8 बजे से हमारे साथ अभी ना खाए पीने कुछ नहीं खाया उन्होंने, और ऐसे ही हम साथ में खड़े में उन्होंने ये कह दिया था कि रात तक अगर लाइट नहीं आने की तो कुछ साथ खड़े हो। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 2027 से पहले अब उत्तराखंड की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के महासचिव और मंगलौर से विधायक काजी नजामुद्दीन ने बीजेपी की नीतियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है और यह विकास से कोसों दूर है। जहां केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की धामी सरकार हो, सभी हिंदू मुस्लिम कर मज़ारों को अपना निशाना बना रहे हैं और बुलडोजर से मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। इन्हें विकास से कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 17,000 सरकारी स्कूल बंद करवा दिए हैं। सरकार का काम गरीबी हटाना नहीं बल्कि गरीबों को हटाने का है और देश की जनता अब इस सरकार से पूरी तरह से उब चुकी है और जल्द ही राहुल गांधी की सरकार देश में आने वाली है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो SIR चल रहा है उसको बहुत नज़दीक से बारीकी से हमारे लोग काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग नाराज हैं। उसमें बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, स्कूल और अस्पताल पूरे प्रदेश के सही नहीं है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई से लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बहुत आसमान छू रही हैं, किसान बहुत परेशान है, किसी भी भाव यूरिया और DAP नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी कह दें कि साहब वो ईरान जंग के चक्कर में नहीं मिल रहा, इजराइल ईरान युद्ध के चक्कर में, तो पिछले साल कौन सी इजराइल ईरान के युद्ध था? 5 साल से क्यों इजराइल ईरान युद्ध थोड़ी था? तो ये तो सालों साल से यूरिया और DAP नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त भाजपा से लोग नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं। उसी कड़ी में मंगलौर भी आता है और मंगलौर की कांग्रेस पूरी तरह चुनावी चुनौती को लेने के लिए तैयार है। पिछले चुनाव में मेरा कोई हैसियत नहीं है, तो पूरी पार्टी, सभी मंगलौर के लोग, सभी पूरी विधानसभा के लोग के साथ साथ जिला हरिद्वार उत्तराखंड के लोग, जनता यहाँ पर मेहनत और काम कर रही थी। अगर पोलिंग वाले दिन लोग पुलिस के सामने ना करते तो मैं अकेला क्या कर सकता था? लोगों ने हौसला दिखाया और मंगलौर को हुड़दंगबाजों की अमल दखल से बच। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई शहरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच फायर सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। लखनऊ और देहरादून के बाजार में आग की घटनाओं के बाद सुरक्षा मानकों को लेकर लगातार बहस तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि कई कोचिंग संस्थान, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान घनी आबादी वाले इलाकों में संचालित हो रहे हैं, जहां आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की पहुंच भी मुश्किल होती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को हादसों के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ही फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी और निजी संस्थानों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब सबकी नज़र इस बात पर है कि ऑडिट के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कितनी प्रभावी कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या स्थायी कदम उठाए जाते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रानीखेत के जीएसएम राजकीय चिकित्सालय में राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीक्षित जोशी ने नवजात सहित 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिला करके। इस अवसर पर नोडल अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे क्षेत्र में 17 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्चा किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी ताकि कोई भी बच्चा इस महत्वपूर्ण टीकाकरण से वंचित न रह जाए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएं और अभियान को सफल बनाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में रिस्पना नदी के पुनर्जीवन अभियान को नई गति देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों की टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने नगर निगम को 15 किलोमीटर क्षेत्र में गिरने वाले नालों, गार्बेज पॉइंट की पहचान, ड्रोन सर्वे और 7 दिन में विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। सिंचाई विभाग और घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण, वन विभाग को वृक्षारोपण, जबकि पीडब्ल्यूडी को तकनीकी प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने कहा कि रिस्पना का पुनर्जीवन सिर्फ सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन सहभागिता से जुड़ा बड़ा पर्यावरणीय मिशन है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए एसटीएफ के एसएसपी अजय कुमार ने साइबर अपराधियों से बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि साइबर ठग निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर डिजिटल अरेस्ट, फर्जी सीबीआई या पुलिस अधिकारी बनकर यूपीआई और फर्जी लिंक के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई मामलों में ठग खुद को जज, सीबीआई अधिकारी या अन्य सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। वहीं निवेश के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच देकर भी लोगों से ठगी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी ने लोगों से अपील की कि किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक पर बिना जांच किए भरोसा न करें। ठगी के बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी हैं, जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पर है, कहीं डिजिटल अरेस्ट के नाम पर है, कहीं यूपीआई पेमेंट के नाम पर है, कहीं क्यूआर कोड। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर सिस्टम साइबर ठगी द्वारा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसमें अगर पब्लिक अवेयर है और इस तरह के किसी झांसे में खासकर देखा गया है कि 15 से 20% रिटर्न में अपने पैसे लगा देना, उसके बारे में वेरीफाई नहीं करना कि इसका कहीं ऑफिस है कि नहीं है, इतनी रिटर्न कैसे कोई देगा। साथ ही साथ डिजिटल अरेस्ट के मामले भी देखे गए, जहाँ पर लोग को अगर ऐसी कोई कॉल आती है, कोई सीबीआई अधिकारी है या अन्य जज बन के कॉल करते हैं जिनके खिलाफ ऐसे मुकदमा दर्ज हो गया कस्टम अधिकारी बन के। तो जब आदमी को सोचना चाहिए इसमें कि थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, उनके द्वारा जब कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अलग अलग तरह के मोडस ऑपरेंडी है, इसमें अवेयरनेस सबसे बड़ा इसमें जो पब्लिक है, और कहीं भी डाउट होता है, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम अन्य लोगों से उसे ज़रूर वेरीफाई कर लें कि वो अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान सोच रहे हैं, कहीं कोई लिंक देखकर उसमें पैसे लगा दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में पूरी रकम डूब जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के प्रलोभन में ना फंसे, सबसे पहले होता है कि प्रलोभन में ना फंसें, किसी ऐसे रिटर्न पे ना फंसे कि कोई इन्वेस्टमेंट में ना फंसे, और आपको लगता है कि कहीं कोई आपके ओटीपी मांगा जा रहा है, कोई वेरिफिकेशन बैंक से किया जा रहा है, तो उस बैंक के संबंधित शाखा से भी एक बार जो का लैंडलाइन नंबर है वहाँ से ज़रूर संपर्क कर लें। इसके बाद ही कोई क्रेडेंशियल शेयर करें। और जहाँ तक ओटीपी की बात है, जब तक आप कोई पेमेंट नहीं करते तब तक कोई ओटीपी नहीं आता या कोई क्यूआर कोड नहीं आता है। तो अगर इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए, बेसिक चीज़ों का, तो आप इस तरह के साइबर अपराधों से बच सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। विकासनगर में आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दिए जा रहे अंडों की गुणवत्ता को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मोर्चा का आरोप है कि कई अंडे सड़े गले और कुछ में कीड़े पाए गए हैं। उनका आकार भी मानकों से छोटा है। मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने जनता से मिली शिकायतों के आधार पर निरीक्षण के बाद कहा कि पोषण आहार की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई बार पुराना स्टॉक एक साथ भेजे जाने से अंडों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। मोर्चा ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए संबंधित सप्लायर और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जो सहकारिता मंत्री श्रीमती रेखा जी, उनका एक डिपार्टमेंट है
और तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों को, जो प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनको सप्लाई हो रहा है ठेकेदार के माध्यम से, ये देख लीजिए आप, ये अंडे क्या, इनको अंडे वो क्या बोलेंगे, अंडिया बोलेंगे। ये कुपोषित है, जो रिजेक्टेड माल है, बिल्कुल जो कहीं बिकता नहीं है, उसको इन आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा जा रहा है। अभी हमने पूरा देखा है। दूसरा हमारा कहना है कि क्यों जो हमारा महिला सशक्तिकरण विभाग है, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको दिया जाता है। बताइए, ऐसे अंडे दे करके उनको बीमार करने वाली बात है। कई अंडे ऐसे हैं कि जो 3-3, 4-4 महीने पहले सप्लाई इन अंडों की हो जाती है, कई बार 2-2 महीने पहले ये सप्लाई हो जाती है और उसके बाद ये आंगनवाड़ी केंद्रों को दिए जाते हैं। तो ऐसे में आप बताइए क्या होगा। स्टॉक रख दिया जाता है, तो एक तरह से इनकी वैलिडिटी कितनी है, इनकी एक्सपायरी डेट 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन मान लीजिए। वैसे आजकल गर्मी का सीजन है, 5-7 दिन भी बहुत होता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो तमाम अनियमितताएँ, ये भ्रष्टाचार है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो बहनें हैं उनकी जानलेवा साबित हो सकता है, बच्चों का जानलेवा साबित हो सकता है। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट मंत्री, गैर जिम्मेदार मंत्री, इनको निकाल बाहर करना चाहिए। लेकिन बहुत न्यूनतम गुणवत्ता का मिलता है। आप इससे आइडिया लगा लीजिए, ये क्या है, जो रिजेक्ट है बाजार में तो बिकता ही नहीं है। ये सारा का सारा रिजेक्ट माल कमीशन खोरी के माध्यम से इन केंद्रों में पहुँच रहा है और आंगनवाड़ी केंद्र को एक माध्यम बना दिया कि आपने इसको सप्लाई करना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जहाँ से सप्लाई होता है, जिस ठेकेदार के माध्यम से, जो भी कंपनी है जो इनको सप्लाई करती है इन तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों को, उसके माध्यम से हमारी बहनों को दिया जाता है, गर्भवती बहनों को, बच्चों को दिया जाता है। तो एक तरह से पूरा का पूरा ये कमीशन का खेल है, उनका शोषण है और हमारी जो बहन है उनके जीवन से खिलवाड़। अब खबर देहरादून से। एमडीडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग स्थानों पर अवैध आवासीय और व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई कैलाश पास सिटी सोसाइटी में की गई, जहां निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र या नियमों के विपरीत पाया गया। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव मोहन सिंह ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति या नियम तोड़कर किए गए निर्माणों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए गए अभियान में पुलिस ने कुल 2 किलोग्राम अवैध गांजा और 180 ग्राम चरस बरामद की। वहीं ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने विकास साहनी को 2 किलो गांजे के साथ पकड़ा, जबकि सिलाकुई थाना क्षेत्र में सोमवीर सिंह को 180 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच और कार्रवाई जारी है। पुलिस का अभियान नशा तस्करी के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर मसूरी टाउन हॉल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण विभाग, राजकीय नशा मुक्ति केंद्र रायवाला और SPYM के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर होटल व्यवसायियों ने नशा मुक्त और सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प भी लिया। स्थानीय व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल सहित कई होटल, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस संचालक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश कुमार ने नशे की रोकथाम, एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान पर महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। टिहरी गढ़वाल के घनसाली क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां घर के बाहर खेलते समय लापता हुआ 4 वर्षीय मासूम का शव दूसरे दिन गांव के नीचे गदेरे में बरामद हुआ। प्रारंभिक आशंका के अनुसार तेज बारिश के दौरान आए पानी के बहाव में बच्चा बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम बच्चे के लापता होने की सूचना मिलने पर पुलिस और SDRF और ग्रामीणों ने रात भर सर्च अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं सुबह दोबारा तलाशी के दौरान शव गदेरे के किनारे मिला। परिजनों के अनुसार बच्चा अपने नाना के घर आया हुआ था। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में आगे की जांच भी शुरू कर दी है।
अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के नैनी डंडा ब्लॉक के गांव में गुलदार के हमले में 66 वर्षीय सुशीला देवी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुशीला देवी घास लेने के लिए गई थी, तभी गुलदार ने उन पर हमला कर उन्हें अपना निवाला बना लिया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं इन सभी मामलों पर यूकेडी नेता कुलदीप रावत ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार हो रहे हमलों के बावजूद वन विभाग और प्रशासन लापरवाही बरत रही है। वहीं सीडीओ अशोक जोशी ने बताया कि मौके पर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर ली गई है और शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में वन विभाग की टीम तैनात कर दी गई है और स्कूलों बच्चों को सुरक्षा के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले जंगल या खेत में न जाने की अपील भी की है। गांव में एक महिला सुशीला देवी जिनकी उम्र 66 वर्ष है, उनको गुलदार द्वारा उन पर हमला किया गया और उनकी डेथ हो गई है। मौके पे बॉडी का पंचनामा भर दिया गया है और मौके पर ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, तो उस मौके पर ही उसका पोस्टमार्टम करके बॉडी परिवारजनों को सौंप दी गई है। साथ ही मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये भी कहा गया है कि वहाँ तत्काल पिंजरा स्थापित कर दिया जाए। वहाँ पिंजरा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगा दिया जाएगा। डांडा ब्लॉक के बड़ासी गांव में एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। गुलदार यहाँ पर बताया गया, जो अन्य लोगों ने देखा था। और बड़े दुख की बात है कि हर महीने लगभग कुछ न कुछ घटनाएं इस पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिल रही है। आज भी यहाँ पर फिर से एक महिला को बाघ ने निवाला बनाया। हम पहुँचे और सड़क से काफ़ी ऊंचाई पर ये गाँव न, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पे सिर्फ झूठा दिलासा दिया जा रहा है। बाघ को मारने का आदेश अभी तक नहीं हुआ। लोगों को सिर्फ बहला फुसलाया जा रहा है कि ऊपर से आदेश आ रहा है, लेकिन कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।